नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट बढ़ा दिया है। आरबीआई ने तत्काल प्रभाव से रेपो रेट को 40 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 4.40% किया। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो रेट को तत्काल प्रभाव से 40 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 4.40% करने का निर्णय लिया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के अनुसार बढ़ती महंगाई और मैक्रो इकोनॉमी स्थिति के पुनः मूल्यांकन करने के बाद ये फैसला लिया गया। इससे पहले अप्रैल में रेपो रेट को लगातार 11वीं बार अपरिवर्तित रखा गया था। तो इस तरह आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दी है। इसलिए आपका करंट का टॉपिक रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आने वाले पेपरों के लिए। तो रेपो रेट क्या होता है उसको हम अभी बारीकी से पढ़ेंगे और हर चीज़ को बारीकी से पढ़ेंगे। ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा, तो ध्यान से पढ़ें पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। रेपो रेट को आसान भाषा में ऐसे समझा जा सकता है कि बैंक हमें कर्ज देते हैं और उस कर्जे पर हमें ब्याज देना पड़ता है। ठीक वैसे ही बैंकों को भी अपने रोज़मर्रा के कामकाजों के लिए भारी भरकम रकम की ज़रूरत पड़ती है और वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कर्जा लेते हैं। इस ऋण पर रिजर्व बैंक जिस दर से उन्हें ब्याज वसूल करता है उसे रेपो रेट कहते हैं। तो बैंक जब आरबीआई से कर्जा लेते हैं तो जिस दर पर ब्याज देते हैं उसे रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट से आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ता है जानते हैं। जब बैंकों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध होगा यानी रेपो रेट कम होगा तो वो भी अपने ग्राहकों को सस्ता कर्ज दे सकते हैं। और यदि रिजर्व बैंक रेपो रेट बढ़ाएगा तो बैंकों के लिए कर्ज लेना महंगा हो जाएगा और वे अपने ग्राहकों के लिए कर्ज महंगा कर देंगे। ऐसा करके आरबीआई महंगाई को नियंत्रित करने की कोशिश करता है जिससे महंगाई नियंत्रित हो। रेपो रेट बढ़ाकर आरबीआई महंगाई को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो आम आदमी का क्या प्रभाव पड़ेगा आप इसको समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब समझते हैं रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। यह रेपो रेट से थोड़ा उलट होता है। बैंकों के पास जब दिन भर की कामकाज के बाद बड़ी रकम बची रह जाती है तो उस रकम को रिजर्व बैंक में रख देते हैं। इस रकम पर आरबीआई उन्हें ब्याज देता है। रिजर्व बैंक इस रकम पर जिस दर से ब्याज देता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो बैंक जब अपना पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रखते हैं तो उस पर जो आरबीआई उन्हें ब्याज देती है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो आप इसको समझ गए होंगे कि रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। अब देखते हैं रिवर्स रेपो रेट का आम आदमी पर ऐसे प्रभाव पड़ता है। जब भी बाजारों में बहुत ज़्यादा नकदी दिखाई देती है आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है ताकि बैंक ज़्यादा ब्याज कमाने के लिए अपनी रकम उसके पास जमा करा दें। इस तरह बैंकों के कब्जे में बाजार में छोड़ने के लिए रकम कम रह जाती है। तो बाजार से रुपये की लिक्विडिटी घटाने के लिए, मतलब जो तरलता बढ़ गई है पैसे की, उसको घटाने के लिए आरबीआई अपने पास पैसा मंगाता है। तो उसको अपने पास पैसा मंगाने के लिए जो बैंकों को ब्याज देता है पैसा रखने पर उसको बढ़ा देता है। अब समझते हैं, जानिए क्या होता है नगद आरक्षित अनुपात यानी कि कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर। बैंकिंग नियमों के तहत हर बैंक को अपने कुल कैश रिजर्व का एक निश्चित हिस्सा रिजर्व बैंक के पास रखना ही होता है, जिसे कैश रिजर्व रेशियो अथवा नगद आरक्षित अनुपात कहा जाता है। यह नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि यदि किसी भी वक्त किसी भी बैंक में बहुत बड़ी तादाद में जमाकर्ताओं को रकम निकालने की ज़रूरत पड़े तो बैंक पैसा चुकाने से मना ना कर सके। तो बैंकों को थोड़ा कंट्रोल में करने के लिए रिजर्व बैंक ने यह नियम बनाया है कि कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर। तो इसको आप समझ गए हैं। अब आम आदमी पर सीआरआर का ऐसे पड़ता है प्रभाव। अगर सीआरआर बढ़ता है तो बैंकों को ज़्यादा बड़ा हिस्सा रिजर्व बैंकों के पास रखना होगा और उनके पास कर्ज के रूप में देने के लिए कम रकम रह जाएगी। यानी आम आदमी को कर्ज देने के लिए बैंकों के पास पैसा कम होगा। अगर रिजर्व बैंक सीआरआर को घटाता है तो बाजार में नकदी का प्रभाव बढ़ जाता है। तो ये भी नकदी को कंट्रोल करने के लिए सीआरआर का घटाया और बढ़ाया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। कृपया वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। आज समझते हैं क्या है एसएलआर यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी वैधानिक तरलता अनुपात। जिस रेट पर बैंक अपना पैसा सरकार के पास रखते हैं उसे एसएलआर कहते हैं। नकदी को नियंत्रित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कमर्शियल बैंकों को एक खास रकम जमा करानी होती है जिसका इस्तेमाल किसी इमरजेंसी लेन देन को पूरा करने में किया जाता है। तो एसएलआर में क्या होता है कि बैंक अपना पैसा सरकार के पास रखते हैं।
जबकि CRR में क्या होता है, बैंक अपना पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखते हैं। तो इस तरह से आप इन सबको समझ गए होंगे और अच्छे से इसे याद कर लीजिए। इन सभी टॉपिक्स में से कोई ना कोई प्रश्न हर परीक्षा में लगभग पूछा जाता है, तो ये सभी टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं। अब RBI ने इसमें परिवर्तन किया है तो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, ये आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक